देखो यही चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए थे और कल इसके बारे में 2 चीज़ों की बात हो चुकी थी। पहला था क्षेत्रफल सदिश का। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? क्षेत्रफल सदिश में क्या बताया गया था बच्चों? जैसे मान लो कोई भी एक बंद आकृति हो या खुली आकृति हो, सबके पास एक क्षेत्रफल होगा। अब ये वाला जो पार्ट है वो क्षेत्रफल है कि नहीं है? आपको करना क्या है इस पे कि एक एरो, एक तीर लंबवत चिपका देना है बाहर की तरफ। यही इसका क्या है? क्षेत्रफल सदिश है। अगर ऊपर वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? एक एरो ऊपर की तरफ ऐसे लगा देंगे। यही इसका क्या है बच्चों? क्षेत्रफल सदिश है। तो कल बताया गया था कि प्रत्येक पृष्ठ से एक सदिश जुड़ा होता है जिसका परिमाण समझ में आता है भैया? जिसका परिमाण दिए गए क्षेत्रफल के बराबर और दिशा लंबवत किधर की ओर होती है? बाहर की ओर होती है। ठीक है, तो क्षेत्रफल सदिश आपको याद रखना है। अच्छा ये बताओ, बेलन के लिए क्षेत्रफल सदिश हम कैसे बनाते हैं? बेलन में कुल कितने पृष्ठ होते हैं? 3 पृष्ठ होते हैं। एक इधर क्षेत्रफल सदिश बना लेंगे, एक ऊपर बना लेंगे, मेरी बात सबको समझ में आ रही है? और एक इधर बना लेंगे। ये सब इसके क्या हैं? क्षेत्रफल सदिश हैं। इस चैप्टर को सही से पढ़ने के लिए आपको किसका ज्ञान होना चाहिए? क्षेत्रफल सदिश का ज्ञान होना चाहिए। अगर आपको क्षेत्रफल सदिश का ज्ञान नहीं है तो ये चैप्टर समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, तो जरूरी क्या है कि आपको क्या समझ में आ रहा हो? क्षेत्रफल सदिश। आप पृष्ठों का क्षेत्रफल सदिश खींचना जाने। अगर मान लो हमारे पास खुला पृष्ठ है, जैसे एक ऐसे ही पृष्ठ आ गया, ऐसे खुला पृष्ठ, एक पन्ना नहीं होता है पन्ना, तो इस पन्ने का खुले पृष्ठ का अगर हमको क्षेत्रफल सदिश चाहिए तो हम इसका अवयव ले लेंगे और अवयव लेने के बाद इसी का हम क्षेत्रफल सदिश बाहर की ओर बना देंगे। देखो यहाँ भी अवयव ही लेना पड़ेगा, हर जगह आपको अवयव लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर बहुत बड़ा क्षेत्रफल है तो बहुत बड़ा हम क्षेत्रफल सदिश नहीं बना सकते हैं। ठीक है, उसके लिए जगह चाहिए। तो हम लोग हमेशा क्षेत्रफल का अवयव लेते हैं और अवयव का क्या बनाते हैं? क्षेत्रफल सदिश बनाते हैं। तो क्षेत्रफल सदिश टॉपिक कवर कर चुके थे हम लोग। फिर आपको मैंने पढ़ाया था वैद्युत फ्लक्स। क्या मैंने बताया था? वैद्युत फ्लक्स। बच्चों देखो, जब हम वैद्युत आवेश पढ़ा रहे थे तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को नापने के लिए एक तरीका बताया गया था। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई क्या? R², ऐसा कुछ बताया गया था। ठीक है, तो गॉस ने कहा है कि भैया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नापने के लिए एक और टेक्निक हो सकती है, तरीका हो सकता है, जिसका क्या नाम है? वैद्युत फ्लक्स है। अब यहाँ जो ट्यूबलाइट लगी हुई है इसकी प्रकाश को नापने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका ये है कि यहाँ पे हाथ मेरा देखो, ये जो हथेली है ज़्यादा चमक रहा है ना यहाँ पे, और जैसे हथेली को हम पास में करेंगे तो चमक क्या हो जाएगी? तो हम कहेंगे यहाँ प्रकाश का जो फ्लक्स है वो ज़्यादा है और यहाँ प्रकाश का फ्लक्स क्या है? कम है। कल इसके बारे में बात हुई थी और फॉर्मूला निकला था फाई E = EDA क्या? cos थीटा निकला था। थीटा बच्चों वेक्टर E तथा वेक्टर DA के बीच कोण है। थीटा क्या है? वेक्टर E और वेक्टर DA के बीच ये एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर मतलब क्षेत्रफल सदिश है। ये समझ में आ रहा था? तो कल ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके थे, याद रखेंगे। फाई E = EDA क्या? cos थीटा। ठीक है, और इस पर कल एक न्यूमेरिकल भी आपको बताया गया था। आई कैप और जे कैप पे आधारित एक अंकीय प्रश्नों को बताया गया था। ठीक है, यहाँ तक हो गया था, मतलब ये आपको समझ में आ गया था। फाई E = EDA cos थीटा, ये फॉर्मूला आपको याद होना है। मतलब ये जो चैप्टर मैंने शुरू किया है गॉस का प्रमेय, इस चैप्टर में आप क्षेत्रफल सदिश पढ़े हो और क्या पढ़े हो? वैद्युत फ्लक्स पढ़े हो। यही 2 चीज़ पढ़े हो। ठीक है, आज हम लोग इसी के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। चलिए, तो ध्यान देना। तो हमारे पास जो एक फॉर्मूला है, कौन सा सूत्र है बच्चों? फाई E = क्या? EDA cos थीटा जैसा एक फॉर्मूला आ गया। बात सबको समझ में आ रहा है? हम यहाँ पे कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। केस नंबर 1 बनाते हैं। केस नंबर क्या बनाते हैं? 1 बनाते हैं। अब केस 1 में क्या है? ध्यान दीजिएगा। केस 1 क्या है? मान लो कि यह वैद्युत रेखा है और यहाँ पर एक पृष्ठ स्थित है ऐसे। ठीक है, ये खुला पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है बच्चों? अब खुले पृष्ठ पर आप क्षेत्रफल सदिश कैसे ले सकते हैं? स्वेच्छा से ले सकते हैं ना। खुले पृष्ठ पर आप क्षेत्रफल सदिश कैसे ले सकते हैं? स्वेच्छा से ले सकते हैं। तो मेरी स्वेच्छा ये है कि हम क्षेत्रफल सदिश इधर की ओर लें। तो पहले अवयव लेंगे और इधर की ओर क्या बना लेंगे? क्षेत्रफल सदिश। अरे कुछ समझ में आ रहा है? क्लियर है कि नहीं है? अच्छा देखो, दोनों तीर जो दिखाई दे रहा है, दोनों तीर की दिशा एक ही दिशा में है कि नहीं है? तो इन दोनों के बीच में कितने अंश का कोण बन रहा है? 0 अंश का।
कितने अंश का कोण बन रहा है बच्चों? 0 अंश का कोण बन रहा है ना। अब हम ये सूत्र का प्रयोग करेंगे और लिखेंगे फाई ई इक्वल टू क्या, ई डी ए कॉस 0 अंश। ई डी ए क्या लिखेंगे बच्चों? कॉस 0 अंश। अब यहाँ पे देखो, तो इसको हम लिखेंगे फाई ई इक्वल टू ई डी ए कॉस 0 अंश की वैल्यू कितनी होती है? 1 होता है। कॉस 0 अंश की वैल्यू 1 होता है। तो हमारा ये निष्कर्ष आ गया, फाई ई इक्वल टू क्या, ई डी ए। फाई ई इक्वल टू क्या, ई डी ए आ गया। ये बातें समझ में आया कि नहीं आया? अब हम बात करेंगे केस नंबर 2 पर। केस नंबर 2 पर, तो केस नंबर हम 2 आते हैं। ये है वैद्युत क्षेत्र की रेखा है, इसकी दिशा बन गई यहाँ पर। अब बच्चों यहाँ पर मैंने पृष्ठ कुछ ऐसे रख दिया है, ध्यान रखें। ये पृष्ठ ऐसे, पहले पृष्ठ ऐसे था, अब पृष्ठ ऐसे है। बात सबको समझ में आ रही है? अब इसका क्षेत्रफल सदिश आप कैसे बनाएंगे? ऊपर की ओर, क्योंकि यही क्षेत्रफल सदिश ऐसे चिपका रहेगा। अब कहीं भी घुमा लेंगे, क्षेत्रफल सदिश हमेशा क्या रहेगा? इस पर लंबवत चिपका रहेगा। तो मैंने क्या किया बच्चों, एक क्षेत्रफल सदिश को ऊपर खींच लिया, थोड़ा सा यहाँ अवयव ले लिया और यहाँ पर अवयव के साथ इसको ऊपर खींच लिया। यहाँ कितने अंश का कोण दिखने लगा आपको? 90 अंश का कोण दिखने लगा यहाँ पे। तो हम क्या लिखेंगे, फाई ई इक्वल टू क्या, ई डी ए कितना अंश हो जाएगा? कॉस 90। तो फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डी ए 0 हो जाएगा ना ये। तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, गुणे में कर लेता हूँ 0। अब गुणे में जब 0 होगा तो बच्चों इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? मेरी बात सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है यहाँ पे। चलो अब केस नंबर हम 2 देखते हैं, 3 देखते हैं। ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई, इधर की ओर है। अब हम पृष्ठ को कुछ इस तरीके से लेते हैं। ये हमारा पृष्ठ हो गया। अब खुला पृष्ठ है कि नहीं है? तो खुला पृष्ठ में हम क्षेत्रफल सदिश कैसे लेते हैं? स्वेच्छा से लेते हैं। तो हमने क्या किया, इस पृष्ठ को जैसे यहाँ रखा था, फिर इसको यहाँ रखा था, अब ऐसे कर लिया है। कोई दिक्कत? मेरी बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो मैंने इसका क्षेत्रफल सदिश यहाँ ऐसे कलर किया, छोटा सा यहाँ पे निकाला, यही वेक्टर डी है। यही वेक्टर क्या है आपका? अब देखो, इसका एरो इधर की ओर है, इसकी मुंडी इधर की ओर, इसकी मुंडी इधर की ओर है। मैंने बताया था अगर 2 वेक्टरों की मुंडी अलग विपरीत है तो उनके बीच में सदैव कितने अंश का कोण बनता है? 180 अंश का कोण बनता है। कितने अंश का कोण बनता है बच्चों? 180 अंश का बनता है। तो फाई ई इक्वल टू हो जाएगा ई डी ए कॉस कितना अंश है? अब कॉस 180 अंश का मान -1 होता है। कॉस 180 अंश का मान कितना होता है? -1 होता है। तो बच्चों माइनस ई डी ए लिख सकते हैं क्या? कोई दिक्कत है यहाँ पे? क्लियर है कि नहीं है? क्या आपको समझ में आया कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो धनात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है? नहीं समझ में आ रहा है? वैद्युत फ्लक्स जो होता है हमारा धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा और क्या प्राप्त होगा? 0 भी प्राप्त होगा। यानी तीनों आंसर के लिए हमको तैयार रहना है। अगर हमारा आंसर निगेटिव आ रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हमारा आंसर 0 आ रहा है तब भी घबराने की जरूरत नहीं है। हमारा आंसर पॉजिटिव आ रहा है तब भी वो आ सकता है, पॉसिबल है। ये समझ में आया कि नहीं आया? तो वैद्युत फ्लक्स तीनों हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, जिन तीनों हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नोट कर लो उसको। केस नंबर 4 पे आते हैं। तो बच्चों मैं केस नंबर 4 लेता हूँ। केस नंबर 4, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास एक गोला है, गोले के अंदर धनावेश स्थित है। करेक्ट? गोले के अंदर क्या स्थित है? धनावेश स्थित है। और आपको पता है कि वैद्युत जो बल रेखाएं होती हैं वो धनावेश से निकलती हैं। कहाँ निकलती हैं? धनावेश से। और धनावेश से निकल के किधर की ओर चली जाती हैं? अनंत की ओर चली जाती है। मेरी बात सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इस गोले से जो रेखाएं निकलनी है वैद्युत क्षेत्र की, वो निकल के कहाँ की ओर चली जाती हैं? अनंत की ओर चली जाती हैं। अगर कोई ऋण आवेश यहाँ नहीं है तो वो कहाँ जाएंगी? अनंत की ओर जाएंगी। आपको क्या करना क्या है कि इस पे छोटा सा अवयव लेना है। क्या लेना है बच्चों? अवयव लेना है और इस अवयव का क्षेत्रफल सदिश बनाना है। इस अवयव का क्या बनाना है? तो क्षेत्रफल सदिश बनाने का तरीका है इस पे लंबवत रेखा खींच दे। यही बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आ रहा है ना समझ में? अब यहाँ पे देखो, ये जो येलो वाला है, येलो वाला, वो इसका क्या है? क्षेत्रफल सदिश है। कितने अंश का कोण दिख रहा है आपको? वेरी गुड। थीटा बराबर कितने अंश का? बच्चों तुम कहीं भी क्षेत्रफल सदिश ले लो, इस गोले पर कहीं भी हम क्षेत्रफल सदिश ले लेते हैं। ये वाला ले लेते हैं, ये हमारा क्षेत्रफल सदिश दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अगर हम कहीं भी क्षेत्रफल सदिश ले लेते हैं तो सदैव और सदैव कितने अंश का कोण बनेगा? 0 अंश का कोण दिखाई दे रहा है यहाँ पे।
अगर हम फ्लक्स की गणना कर लें, किसकी गणना कर लें बच्चों, फ्लक्स की गणना कर लें, और फ्लक्स की गणना करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है फाई ई इक्वल टू क्या, ई डी ए कॉस 0 अंश। क्यों 0 अंश रखेंगे, क्योंकि इनके बीच में कितने अंश का कोण है, 0 अंश का कोण है। कितने अंश का कोण है बच्चों, तो हमको यहाँ पर एक निष्कर्ष मिलेगा फाई ई बराबर ई डी ए, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। अब केस नंबर 5 पे आते हैं, किस नंबर पे आते हैं बच्चों, केस नंबर 5 पे आते हैं। ये हमारा गोला है, क्या है यहाँ पे गोला दिख रहा है आपको, ऋण आवेश रखा गया, क्या रखा गया है, और ऋण आवेश के लिए वैद्युत रेखाएं जो होती हैं अनंत से आती हैं। वैद्युत रेखाएं जो है कहाँ से आती हैं, अनंत से, अंदर की ओर आती है कि नहीं आती हैं, आती ना अंदर की ओर। तो ये वैद्युत रेखाएं हैं जो किधर से आ रही हैं, अनंत से आ रही हैं, अंदर की तरफ आ रही है। कहाँ की ओर आ रही हैं, आपको करना क्या है कि इस गोले पर हमको अवयव लेना है, तो मैंने यहाँ अवयव ले लिया, कहीं अवयव ले लिया और इस पर क्षेत्रफल सदिश खींच लिया बाहर की ओर। अरे हाँ ना बताओ, गोला बंद आकृति है कि नहीं है, तो जब गोला बंद आकृति है तो हमेशा क्षेत्रफल सदिश किधर की ओर बनता है, बाहर की ओर बनता है। किधर की ओर बनता है, और खुले पृष्ठ के लिए जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो हम कैसे लेते हैं, स्वेच्छा से लेते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और गोला हमारा कौन सी आकृति है, बंद आकृति है। गोला कौन सी आकृति बच्चों, ये बातें सबको समझ में आ रही है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ इस एरो का, इस तीर का मुंडी पीछे की तरफ है कि नहीं है, और क्षेत्रफल सदिश इधर की ओर है कि नहीं है। कितने अंश का कोण, 180 अंश। कितने अंश का कोण बनेगा, अगर 180 अंश है तो फाई बराबर ई डी ए कॉस 180 अंश होगा कि नहीं होगा। फाई ई बराबर ई डी ए कॉस 180 अंश होगा कि नहीं होगा। अगर कॉस 180 अंश होगा, कॉस 180 अंश का वैल्यू कितना होता है, -1। तो यहाँ मेरी बात लग रहा थोड़ी बहुत समझ में आनी आपको शुरू हो गई है। तो यहाँ फ्लक्स निगेटिव आया कि नहीं आया, यहाँ फ्लक्स पॉजिटिव आया कि नहीं आया। तो एक बात का निष्कर्ष निकला, जब किसी बंद आकृति से वैद्युत रेखाएं बाहर जाती तो फ्लक्स सदैव क्या होता है, और जब किसी बंद आकृति में वैद्युत रेखाएं अंदर आती हैं तो फ्लक्स क्या होता है। मेरी बात सबको समझ में आ रही है। फिर से ध्यान रखेंगे, अगर किसी बंद आकृति से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं किधर जा रही हैं, बाहर जा रही है, तो फ्लक्स क्या होगा, प्लस में होगा, धनात्मक होगा। अगर किसी बंद आकृति में वैद्युत रेखाएं अंदर की ओर आ रही तो फ्लक्स क्या होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, दोनों केस नोट कर लो। हो गया भाई। देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई कितनी फ्लक्स जो है, कितनी फ्लक्स आयतन के अंदर जा रही है। तो आयतन के अंदर कितनी फ्लक्स जा रही है, 4500 फ्लक्स आयतन के अंदर जा रही है। वो आयतन किसी का भी हो सकता है, गोले का आयतन हो सकता है, घन का आयतन हो सकता है, यानी बंद आकृति है कि नहीं है। इतनी फ्लक्स अंदर जा रही है, तो अंदर जाने वाली फ्लक्स क्या होनी चाहिए, धनात्मक कि ऋणात्मक, ऋणात्मक होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि अंदर जाने वाली फ्लक्स को हम φ1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों, और φ1 को हमको क्या लिखना पड़ेगा, -4500 फ्लक्स। कितना लिखते हैं बच्चों, 4500 फ्लक्स। ये ऋणात्मक है। क्यों ऋणात्मक लिया गया है, क्योंकि अभी निष्कर्ष पढ़े हैं कि जो भी क्षेत्र रेखाएं, बल रेखाएं अंदर प्रवेश करेंगी उसके कारण फ्लक्स हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो φ2 बराबर कितनी फ्लक्स रेखाएं बाहर जा रही हैं, इसको किस में लेना पड़ेगा, प्लस में लेना पड़ेगा ना। तो अगर हमको नेट निकालना है तो फाई नेट निकालने के लिए बच्चों, फाई नेट निकालने के लिए दोनों को ऐड करना पड़ेगा। दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो फाई नेट निकालने के लिए φ1 की वैल्यू कितनी है, -4500 है, प्लस ये कितना है 2500। बच्चों फाई नेट कितना बचा, तो बच गया -2000 फ्लक्स रेखा, फ्लक्स रेखा 2500 फ्लक्स रेखा। मेरी बात सबको समझ में आ चुकी है क्या, समझ में आया कि नहीं आया, कैसे निकलता है कि नहीं निकलता है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। डायरेक्ट आप घटा सकते हैं और इसका आंसर किस में आया है, ऋणात्मक। यानी कौन सी रेखा, देखो ऋणात्मक बता रहा है ना, यहाँ ऋणात्मक बता रहा है कि अंदर जाने वाली रेखा की संख्या अधिक है। वैसे यहाँ भी पता चल रहा था, समझ में आया, नोट कर लो इसको।
अगला टॉपिक है बच्चों हमारा घन कोण। ठीक है, ध्यान डालिए, घन कोण। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है भैया, घन कोण है। एक तुम लोग जानते हो कि समतल कोण, समतल कोण, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। ऐसा कुछ कभी सुना होगा, प्रयोग किया होगा। ये चाप हो गया, प्रकार से लगा लिया एक चाप, और प्रकार की जो पॉइंट है, जो आपने जो निडिल होता है उसका सुई जो होता है जहाँ रखते हो वो केंद्र हो जाता है वहाँ का। और इसको इससे मिला दो, इस वाले को इससे मिला दो, ये जो कोण बना इसको हम कौन सा कोण कहते हैं, समतल कोण। क्या कहते हैं बच्चों? और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होती है आर, और चाप को क्या कर लेते हैं एस, तो थीटा बराबर होता है एस बाई आर। नहीं समझ में आया? ये समतल कोण है। कैसा कोण है? हम बोर्ड पर कौन सा कोण बना सकते हैं? समतल कोण। घन कोण नहीं बना सकते हैं। घन कोण 3D होता है। 3D समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? 3 डायमेंशन होता है। इसको बस सोचा जा सकता है। थोड़ा सा जो आकृति बनाएंगे उसके बारे में आपको सोचना है कि किस तरह से ये काम करेगा। जैसे एक चाप, एक कर्व लाइन, एक रेखा किसी बिंदु पर कौन सा कोण आंतरित कर सकती है, समतल कोण। उसी तरह एक क्षेत्रफल, एक क्षेत्रफल समझ में आ रहा है, जिसके पास लंबाई चौड़ाई दोनों होता है, एक क्षेत्रफल किसी बिंदु पर जो कोण आंतरित करती है उसको हम कौन सा कोण कहते हैं, घन कोण। जैसे देखिए, मान लो ये कागज का टुकड़ा है, ऐसे मैंने कागज का टुकड़ा फाड़ लिया। करेक्ट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है बच्चों? अब यहाँ एक पॉइंट ले लिया। क्या ले लिया बच्चों? एक पॉइंट ले लिया, एक बिंदु ले लिया। आपको करना क्या है कि यहाँ से यहाँ तक की ऐसे दूरी मिला देनी है, ऐसे मिलाते जाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको एक शंकु दिखाई देगा। कौन दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? कौन दिखाई दे रहा है? यहाँ पर जो कोण आंतरित हो रहा है, इसी कोण को हम लोग घन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? घन कोण। अब ध्यान से समझो, मान लो यहाँ पर इतना बड़ा मैंने बोर्ड को काट लिया ऐसे, और यहाँ किनारे किनारे धागा लगा दिया। धागा समझ में आ रहा है? ये ऐसी तरह धागा बांध दिया। लंबा धागा 1 मीटर का ले लिया, 1.5 मीटर का ले लिया, बराबर धागा लेकर यहाँ गांठ बांध दीजिए। समझ में आया? तो किस तरह की आकृति आपको दिखाई देगी? एक शंकु दिखाई देगा। तो यहाँ जो कोण बन रहा है, इस पृष्ठ के द्वारा जो कोण बन रहा है उसको हम क्या कहेंगे? घन कोण। मेरी बात सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कॉपी लाना। तो अब देखो, ये एक घन कोण बना सकता है। कैसे बना सकता है? यहाँ छेद कर दो, ठीक है, और धागा होता है ना, धागा पतंग उड़ाने वाला धागा, वो धागे को किनारे किनारे बांध दो। ये समझ में आया? एक काम करना, बस धागे की लंबाई बराबर रखना। धागे की लंबाई बराबर रखना। अगर बराबर नहीं होगी तो फिर फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। धागे की लंबाई बराबर रखेंगे, यानी प्रत्येक धागा आप 1 मीटर ले लो, 2 मीटर ले लो, या 2.5 मीटर ले लो, चाहे जितना मन उतना ले लो। अब सोचिए, अब कल्पना करिए, किनारे किनारे मैंने धागा बांध दिया तो धागा ऐसे लटका हुआ रहेगा। नहीं समझ में आ रहा है? अब नीचे जो है ना गांठ बांध दो। एक नीचे क्या बांध दो? अब गांठ के पास जो एंगल बन रहा है, इसके द्वारा जो कोण बन रहा है उसी को हम क्या कहेंगे? नहीं समझ में आया? आया समझ में? कोई दिक्कत यहाँ पे? तो घन कोण के बारे में अगर हमें लिखना होगा तो घन कोण के बारे में हम क्या लिख सकते हैं? ध्यान देना यहाँ बच्चों, घन कोण के बारे में अगर हमें लिखना होगा, घन कोण के बारे में अगर समझाना होगा तो आप क्या समझाएंगे? किसी पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर आंतरित कोण को क्या कहते हैं? घन कोण। बात सबको समझ में आ रहा है? किसी पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर आंतरित कोण को घन कोण कहते हैं। और इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? ओमेगा से। क्या बोलते हैं इसको? अभी कुछ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कोई पृष्ठ लेके आइए, उससे घन कोण बन सकता है, पर वो 3D घन कोण होगा। हम यहाँ बोर्ड पर नहीं बना सकते हैं। बोर्ड पर 2 डायमेंशन हो सकता है, बस एक कल्पना कर सकते हैं कि यही हमारा कौन सा है? घन कोण है। बात सबको समझ में आ रही है बच्चों? जैसे मैंने एक पृष्ठ ले लिया यहाँ पर, ऐसे सोच लेना, ऐसे पृष्ठ है, ये कुछ ऐसे पृष्ठ है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ एक बिंदु दिख रहा है क्या बच्चों? आपको बिंदु भी दिख रहा होगा। और हम क्या करेंगे? इसके हर कोने से इसको मिलाएंगे। इसके हर कोने से इसको मिलाने का जो तरीका है उसको देख लेते हैं। मैं क्या करूँगा? यहाँ से इसको मिला दूँगा, यहाँ से इसको मिला दूँगा। दिखाई दे रहा होगा? हर पॉइंट को मिलाएंगे।
अच्छा, लाइनें अभी थोड़ी बड़ी छोटी दिखाई दे रही होंगी, बड़ा छोटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये वाली रेखा बड़ी छोटी दिख रही है, पर बड़ी छोटी है नहीं, वो बड़ी छोटी वो 3D स्ट्रक्चर है, वो एकदम बराबर है। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्या आपको कटा हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? लग रहा है ना एक दूसरे को काटते हुए जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, स्पर्श नहीं है, ये देखने का बस नजरिया है। यहाँ पर यहाँ प्रत्येक रेखाएं आपस में क्या हैं? बराबर हैं। अब यहाँ जो कोण आंतरित करेगा बच्चों, यहाँ जो कोण आंतरित करेगा उसी कोण को हम क्या कहेंगे? घन कोण। जो कोण आंतरित करेगा उसको घन कोण कहेंगे। इस बिंदु को हम कुछ मान लेते हैं, जैसे P हो गया। ये क्षेत्रफल दिख रहा है, ये बहुत बड़ा क्षेत्रफल है कि बहुत छोटा क्षेत्रफल है? बहुत छोटा क्षेत्रफल है। कैसा क्षेत्रफल है? और छोटे क्षेत्रफल को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे? DA से। कैसे करेंगे बच्चों? मेरी बात सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको ये भी पता है जो कोण की कोई बीमा कोई मात्रक नहीं होता, कोण की कोई बीमा कोई मात्रक नहीं होता। जैसे समतल कोण बराबर होता है चाप बटे क्या? त्रिज्या। चाप का जो मात्रक होता है मीटर होता है, त्रिज्या का क्या होता है? मीटर, इसलिए वो कैंसिल हो गया। मेरी बात सबको समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है कि नहीं है? तो घन कोण को, जैसे थीटा की जगह यहाँ घन कोण को क्या लिखेंगे? ओमेगा, है ना। यहाँ जो S क्या था? S बताओ बच्चों क्या था? S हमारा चाप था। S हमारा क्या था? चाप था। जो चाप इस पे कितना कोण बना रहा था उसी को तो हम थीटा बोल रहे थे भाई, यही तो S था। यहाँ S कोण बना रहा है कि नहीं बना रहा है? और यहाँ कोण कौन बना रहा है? DA। तो जैसे यहाँ S लिखा गया है वैसे यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? DA। अरे हाँ ना बताओ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? ये बात सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये वाली दूरी क्या है? ये वाली दूरी क्या है? तो S बटे R था कि नहीं था? उसी तरह यहाँ DA बटे क्या लिखना चाहिए? R लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? मेरी बात सबको समझ में आ रही है? चलो बच्चों, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर वर्ग होता है। और दूरी का मात्रक क्या होता है? 1 घात कम हुआ, मीटर बचा कि नहीं बचा? लेकिन हमारा फिजिक्स कहता है कि जो कोण होता है वो क्या होता है? उसका कोई बीमा नहीं होती है, कोई मात्रक नहीं होता है। पर इसका मात्रक क्या निकल रहा है? मीटर निकल रहा है नहीं निकल रहा है? इस मीटर को काटने के लिए आप क्या करेंगे? तो सर इस मीटर को काटने के लिए यहाँ स्क्वायर बनाना पड़ेगा। मेरी बात सबको समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है कि नहीं है? अगर हम यहाँ स्क्वायर बनाएंगे तभी तो कट के ये क्या हो जाएगा? यूनिटलेस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं हुआ? यहाँ थीटा बाई आर क्यों है ये समझ में आया? यहाँ DA अपॉन आर स्क्वायर क्यों है ये समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हमारा घन कोण हो गया। ये हमारा क्या हो गया? घन कोण हो गया। घन कोण का ये फॉर्मूला हो गया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो नोट कर लो ये वाला पूरा का पूरा डिफिनीशन नोट कर लो। लिखो, किसी पृष्ठ द्वारा देखो, अब हम पता लगाएंगे कि गोले के केंद्र पर कितना घन कोण बन सकता है। गोले के केंद्र पर कितना घन कोण बन सकता है? बच्चों ध्यान देना, ये क्षेत्रफल है। क्या है? इसको कहते हैं सूक्ष्म क्षेत्रफल। क्या कहते हैं बच्चों? और इसको कहते हैं संपूर्ण क्षेत्रफल। क्या कहते हैं इसको? समाकलन कहते हैं इसको। समाकलन लगाएंगे संपूर्ण होगा। ये बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? और गोला हमारा बंद आकृति है। कैसी आकृति है? तो बस आपको करना क्या है कि जो समाकलन लगाएंगे वो बंद समाकलन कर देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई फ़र्क है? थोड़ा देखने में अच्छा लग जाता है कि भाई हाँ, इसको जानकारी है कि बंद समाकलन क्या है, खुला समाकलन क्या है। ये बातें समझ में आ रही हैं? प्रोसेस वही है, बंद समाकलन का भी और किसका? खुला समाकलन के। हाँ, 3 बज जाता है। गोले के केंद्र पर आंतरित घन कोण, यही निकालने वाले हैं बच्चों। गोले के केंद्र पर आंतरित घन कोण, गोला बन गया, ये केंद्र है, ये त्रिज्या R दिख रहा है, गोला बन गया, केंद्र दिख गया, त्रिज्या क्या दिख रहा है आपको? R दिख रहा होगा। कोई दिक्कत?
मान लेते हैं यहाँ पे छोटा सा ऐसे कलर कर लिए, फुटबॉल देखे हो फुटबॉल, फुटबॉल पे चकती से बना होता है, छोटे छोटे चकती लगे रहते हैं, वही एक चकती है। यहाँ पर केंद्र पर एक छोटा सा कोण घन कोण बना रहा है जिसका नाम है डी ओमेगा। क्या नाम है? और यहाँ त्रिज्या कितनी है? आर। कौन सा आर? कैपिटल आर। ये क्षेत्रफल छोटा है तो इसको ए लिखना चाहिए कि डी ए लिखना चाहिए? तो डी ओमेगा बराबर डी ए अपॉन आर होगा कि नहीं होगा? समझ में आया कि नहीं आया? यह इस गोले के कारण स्मॉल आर रखते हैं, स्मॉल आर आदत पड़ी हुई लिखने का, तो स्मॉल आर स्क्वायर कर देते हैं। कोई दिक्कत? बच्चों इस गोले के अवयव के द्वारा इतना घनकोण है, तो पूरे के लिए घनकोण निकालने के लिए तो संपूर्ण घनकोण निकालने के लिए आपको इसका समाकलन करना पड़ेगा। तो इसको डी ओमेगा को हम क्या लिखेंगे? ओमेगा। डी ओमेगा को क्या लिखेंगे? बराबर लगाएंगे। मेरी बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यहाँ समाकलन करेंगे। क्या करेंगे? समाकलन करेंगे। और यहाँ पर इसको क्या कर देंगे? ऐसे रिंग लगा देंगे। कैसी आकृति है ये? बंद आकृति है। कैसी आकृति है बच्चों? और ये वाला हिस्सा उतार देंगे डी ए अपॉन आर स्क्वायर। अभी लग रहा बात समझ में नहीं आई, आ रहा समझ में? अब हम क्या करेंगे? ओमेगा इक्वल टू 1/r स्क्वायर दिख रहा है क्या? ये समाकलन दिख रहा है क्या आपको? अरे हाँ ना बोलो। बच्चों ए क्या है? क्षेत्रफल। ए क्या है? डी ए क्या है? और इंटीग्रेशन डी ए क्या है? संपूर्ण क्षेत्रफल। क्या 10वीं कक्षा में मेंसुरेशन आप पढ़े थे? 10वीं कक्षा में अगर आप मेंसुरेशन पढ़े होंगे तो गोले का कुल क्षेत्रफल आपको पढ़ाया गया था 4πr स्क्वायर। नहीं समझ में आया? आगे समझ में? गोले का कुल क्षेत्रफल कितना पढ़ाया गया था? 4πr स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान देना आप लोग। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? ओमेगा। और यहाँ क्या लिखेंगे? 1/r स्क्वायर लिखेंगे बच्चों। और इस पूरे की जगह 4πr स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा? अरे हाँ ना बताओ। एक समतल कोण कितना बनता है? सर 2π बनता है। कितना बनता है? 2π बराबर 360 अंश। एक बिंदु पर समतल कोण कितना बनता है? 360 अंश। बनता है कि नहीं बनता है? जबकि एक घनकोण कितना बनता है? 4π। 4π का मतलब हो गया 720 अंश। नहीं समझ में आया? एक बिंदु पर जो 3D एंगल है जिसको हम लोग कह रहे हैं घनकोण, वो कितना बनता है? 720 अंश का बनता है। और समतल कोण कितना बनता है? ये समझ में आया कि नहीं आया? याद रहेगा ना ये पूरा? नोट कर लो इसमें।